हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू न्यू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज ट्रेड पॉलिसी। ऑलरेडी हम यूनिट 4 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आप में से किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। तो आप लोगों को याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेसन में, जो कि आपका था एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, रैशनल एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज इन इंडिया, राइट। वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया का सबसे पहला जो मोटिव था वो क्या था कि किसी तरह से हम अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सके, है ना। और इसी वजह से क्या हुआ था कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। जो मेजर फोकस था वो किस पे था कि हम किसी भी तरह अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर पाए, लेकिन जो फोकस होना चाहिए था वो किस पे होना चाहिए था कि हमें किस तरह से एक्सपोर्ट को अपने प्रमोट करना है। क्योंकि अगर ये हमारा फोकस रहता तो अल्टीमेटली खुद ही हमारा जो इंपोर्ट्स था वो रिड्यूस हो जाता, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। इसके आगे आज हम समझेंगे कि इंडिया में ट्रेड पॉलिसी किस तरह से फॉर्म करी गई, क्या एवोल्यूशन रहा, क्या स्टेजेस रही जिसके थ्रू इंडिया गुजरा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेड पॉलिसी को फॉर्म करने की जरूरत समझी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ली ईयर्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उस दौरान जो ट्रेड पॉलिसी थी उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि किसी भी तरह हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बचा सके। ठीक है, क्योंकि हमेशा से जो इंडिया का स्टार्टिंग में फोकस रहा है वो किस पे रहा है, प्रोटेक्शनिज्म पे रहा है। ठीक है, कि किसी भी तरह हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें ट्रेड से बचा सके, फॉरेन कंपनी से बचा सके। क्योंकि अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर कर जाती हैं तो जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएंगी, उनका जो भी बिजनेस है वो सब खत्म हो जाएगा और इंडिया लॉस में चला जाएगा। ठीक है, The main objective of trade policy of independence India in 1950s was to protect indigenous industries against possible onslaught of foreign goods through a string of rigid controls. Some such measures included imposition of hefty import duties on foreign items, ban on imports of luxury goods and restrictions on use of foreign एक्सचेंज। देखिए, इंडिया ने उस समय क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी गुड्स इंडिया में एंटर करते थे या इंडिया कह सकते हैं कि इंपोर्ट करता था, उस पे क्या कर दी, हेफ्टी इंपोर्ट ड्यूटीज को इम्पोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी ड्यूटीज को बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पे आपको ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे लग्जरी गुड्स थे उनके इंपोर्ट्स को बैन कर दिया गया था और फॉरेन एक्सचेंज को यूज करने से भी कह सकते हैं एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो हर तरीके से कोशिश करी गई कि ट्रेड ना हो पाए, कोई भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके ट्रेड ना कर पाए, किसी भी तरह हम अपनी इंडस्ट्रीज को बचा लें। ठीक है, देखिए ये जो टैरिफ्स होते हैं, लगाए जाते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। अगर आपने IBO 1 पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर। तो टैरिफ बैरियर होता है आपका और एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है, राइट। टैरिफ बैरियर कौन सा होता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जैसे आपके टैक्स हो गए, ड्यूटीज हो गई। नॉन टैरिफ बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि आपके मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें इम्पोज कर सकते हैं। जैसे आपने कोटा लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, या फिर क्वांटिटी के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, तो दोनों ही तरह के टैरिफ्स यूज करे जाते हैं अगर हमें जो आपका ट्रेड है उसको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है। तो यहाँ पे भी ऐसा किया जा रहा था। ठीक है, The protectionism was a great deal further strengthened during 1956
serious foreign exchange crisis. It forced government to tighten up then existing import controls. Afterwards, protectionism in India's foreign trade policy more or less operated through foreign exchange control. Measures like imposing heavy custom duties on imports were freely adopted. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट था और कुछ भी करके बस अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, चाहे फिर उनको टेरिफ बैरियर्स को इम्पोज करना पड़े या फिर नॉन टेरिफ बैरियर्स के थ्रू जो भी ट्रेड है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़े. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ गवर्नमेंट्स पॉलिसी वाज टू अचीव as early as possible self-sufficiency in all kinds of capital requirements and important raw materials. However, soon in 1956, it also became evident that throughout the period of Indian efforts of attaining self-sufficiency, foreign exchange constraints would continue to be foremost problem. अब देखिए, ये जो प्रोटेक्शनिज्म था इसमें इंडिया काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गया. ठीक है, 1950s में इन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश करी, फिर 56 में भी इनको सक्सेस मिली तो इन्होंने इसको और ज़्यादा बढ़ाया. और इसको बढ़ाने की क्या वजह थी कि गवर्नमेंट का ये सोचना था कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे. जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके कैपिटल प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है. यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इजीली हो सकता है जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, और हम क्या प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, जो कैपिटल गुड्स रहते हैं. तो इंडिया का यहाँ पे क्या फोकस था कि जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसमें सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे, हम अपनी ही कंट्री में उन्हें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज का. ठीक है, कि देखिए, अगर आप प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड ही नहीं करना चाहते, और जब आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी अगर आप ट्रेड करने की सोचेंगे, है ना. कोई भी कंट्री आपके साथ ट्रेड करना ही नहीं चाहेगी, अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करना भी नहीं चाहेगी, राइट. इसीलिए इंडिया ने कितने भी एफर्ट लगा लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल बनी वो क्या बनी, फॉरेन एक्सचेंज बनी. ठीक है, तो in such a situation, it was but natural that import substitution assumed crucial importance in India's foreign trade policy. यह हमने अपने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था कि इंडिया का जो मेजर फोकस रहा वो किस पे रहा कि किसी भी तरह इंपोर्ट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सके, राइट. As soon as any Indian manufacturer could produce an item which was being imported, the import control authorities immediately banned its import. The powerful Director General of Technical Development launched an all-out drive encouraging Indian industry to set up indigenous capacities to manufacture every import item which was being imported at that time. तो यहाँ पे जो इंडिया का प्राइम फोकस था वो क्या था कि किसी भी तरह हमें अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना है और सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करनी है, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते थे वो हम अपनी ही कंट्री में उसका प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आने लगी, जो भी प्रोडक्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट करते थे उन्होंने क्या किया कि इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, राइट. अब जो इंपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया, हमारे जो भी इंपोर्ट्स थे या फिर हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे उसको रोकना शुरू कर दिया, उसको बैन करना शुरू कर दिया. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते थे वो क्या किया, हमने अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. ठीक है, और अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारी इंपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज थी उन्होंने इस इंपोर्ट को ही बैन करना शुरू कर दिया. तो अल्टीमेटली वो नहीं चाहती थी कि इंडिया अपनी कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन करे, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करे जिसको वो इंपोर्ट करती थी. ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भी इंपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज थी वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करने लग गई थी, राइट. तो इसको कंट्रोल करने के लिए और जो भी हमारी इंडियन फर्म्स या इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ने कह सकते हैं लॉन्च करी थी ऐसी कैपेबिलिटीज या फिर कह सकते हैं ऐसी मशीनरीज को सेटअप करवा दिया था जिसके थ्रू
उन चीज़ों का प्रोडक्शन ईजिली किया जा सके जिन प्रोडक्ट्स को इंडिया इम्पोर्ट करता था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया, आगे बढ़ी, सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेन आने की वजह से वो उतना सेल्फ सफिशिएंसी को कह सकते हैं अटेन नहीं कर पाई। और लेकिन जब इंडिया ने कोशिश भी करी, इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी, तो जो भी हमारी इंपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज थी वो इंपोर्ट्स को बैन करने लग गई थी। लेकिन जब एक पावरफुल अथॉरिटी सामने आई तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया, इनकरेज किया और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में ही करवाया। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट फेज है हमारा encouraging import substitution. So government did introduce some export policies during the period from 1962 to 1996, but these were mainly related to and integrated with the policy of import controls. ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से अब क्लियर भी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट भी कर दिया और इससे पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, The stated purpose of devaluation of rupee in 1996 was also to help exporters, but in the absence of suitable follow-up measures, it failed to serve its intention. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने अपनी रुपी को भी डिवैल्यू किया था जून 1996 में, ताकि हम अपने एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर सकें और किसी तरह इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सके, लेकिन इसका प्रॉपर फॉलोअप ना मिलने की वजह से ये भी फेल हो गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि ये डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का क्या मतलब होता है। हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, पहले 50 रुपीज इक्वल्स टू $1 था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि $1 की वैल्यू 50 रुपीज थी, या 50 रुपीज इक्वल्स टू $1 था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया, उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया। ठीक है, अब क्या नया प्राइस आ गया, लेट्स से 55 रुपीज का हो गया है हमारा $1। ठीक, अब देख लेते हैं कि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लेट्स से कि हमारे पास $100 की कोई कमोडिटी है। ठीक है, तो अगर डिवैल्यूएशन से पहले की बात करें तो $1 कितने का था, 50 रुपीज का था। ठीक है, तो अगर हम 100 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। ठीक, नेक्स्ट हमने जब अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, $1 की वैल्यू 55 रुपए हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 5500। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी पहली अर्निंग क्या हो रही थी, 5000 हो रही थी, लेकिन करेंसी को डी वैल्यू करने के बाद अब ये कितना अर्न कर पा रहे हैं, 5500 अर्न कर पा रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू करते हैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प होती है। इसीलिए बोल रहा था कि एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हेल्प हो जाती है। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपोर्ट्स की भी। अगर सेम ही कंसिडर करें कि हम 100 कमोडिटीज या $100 की कमोडिटीज को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी वैल्यू से पहले जो प्राइस थी वो क्या थी, $1 इक्वल्स टू 50 रुपए थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले 5000 पे करना पड़ रहा था। ठीक, लेकिन जब हमने करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, जब $1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 55 रुपीज हो गई, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 5500। मतलब कि पहले जो इम्पोर्टर्स थे उन्हें 5000 पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब 5500 पे करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट्स को रोकने की जरूरत है, या इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है ना। यहाँ पे ये प्राइस इनका बढ़ गया, इनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमने डिवैल्यूएशन के थ्रू क्या किया, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और अपने जो इंपोर्ट्स हैं इनको रिड्यूस किया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1981-82 allowed
liberal imports to actual users. This was consistent with the objective of strengthening and diversifying production base of country's economy. Trading houses were encouraged to increase their exports, particularly of products made in small-scale sector. During these years, role of public sector canalizing agencies was also strengthened. Parliament approved proposal to form the Exim Bank, that is Export-Import Bank. तो जो हमारी एग्जिम पॉलिसी आई थी 1981-82 में, उसमें लिबरलाइजेशन की बात कही गई थी. ठीक है, कहा गया था कि जो हमारे ट्रेडिंग हाउसेज हैं वो एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें और कोशिश करें जो भी हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो. ठीक है, पब्लिक सेक्टर का भी रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और इसी टाइम पे एग्जिम बैंक के लिए भी अप्रूवल मिल गया था. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब नेक्स्ट फेज में क्या बात हो रही है, लिबरलाइजेशन की. अगर आपने नोटिस किया तो एक सेट पैटर्न में ही आगे चीजें चलती चलेगी, है ना. पहले हमने किसकी बात करी थी, प्रोटेक्शनिज्म की बात करी, राइट. फिर उसके बाद किसकी बात हुई, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हुई. और जब एग्जिम पॉलिसी आई उसके बाद लिबरलाइजेशन की बात कही गई. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं. The government declared far-reaching changes in the trade policy in 1991. A new export-import policy was introduced from April 1992. This was a major step towards economic reforms to India. To have stability and continuity, the policy was meant for the duration of next 5 years. The policy liberalized imports and strengthened exports promotion measures. It also stressed on boosting domestic industrial production. तो जब हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी आई 1991 में, उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन की बात करी, राइट. पहले इंडिया का फोकस किस पे था, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, राइट. लेकिन अब पहली बार जो इंडिया का फोकस था वो किस पे था, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को लेके, कि किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ा सके और अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके थ्रू कैसे इंपोर्ट्स में लिबरलाइजेशन ला सके. ठीक है, तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये ट्रेड पॉलिसी आई थी 1991 में, इसने एक ड्रास्टिक चेंज लाया था इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, है ना. कह सकते हैं इंडिया का एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे अब हम एक्सपोर्ट्स की बात करने लग गए थे. इंपोर्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे, एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाना है इस पे ज़्यादा फोकस थे. साथ के साथ हमारा जो फोकस था वो किस पे था, कि किस तरह से हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी बूस्टअप कर सके, उसको भी बढ़ा सके. ठीक है, तो एक तरह से हम फॉरेन कंट्रीज के साथ भी इजीली ट्रेड कर सकते थे और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते थे. ठीक है, मेजर फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ 1992-97 वर अब देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूटी फ्री EPCG स्कीम. अब इस स्कीम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ और डिटेल में बताया भी है. तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडवांस्ड लाइसेंसिंग सिस्टम, waiving of the conditions on export proceeds realization for imports, and rationalization of schemes for EOUs and EPZs. तो ड्यूटी फ्री स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ाया जा सके. ठीक है, एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम्स को लाया गया था, उसको स्ट्रेंथन किया गया था. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम अपनी कंट्री में फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के लिए, हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है और रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है. तो वो प्रोडक्ट्स या वो रॉ मटेरियल्स जो कि हम अपने एक्सपोर्ट्स में यूज करने वाले हैं, उनके ऊपर जो भी ड्यूटीज होती हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाता है. मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ड्यूटी या कोई भी टैरिफ्स को चार्ज नहीं किया जाता है. ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रियलाइजेशन ऑफ स्कीम्स फॉर द EOUs एंड EPZs. तो हमको पता ही है EOUs और EPZs को इसीलिए एस्टैब्लिश ही किया गया था ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को अपलिफ्ट कर सकें. ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा ये. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. It soon became clear
that there was a need for further liberalization of imports and promotion of exports, and in 1997 Government of India announced its new export import policy for next 5 years, that is 1997 to 2002. This policy not only further simplified procedures but also reduced the interaction between exporters and the Director General of Foreign Trade by cutting down the number of export documents to almost half. तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी 1992 से लेके 1997 तक, उसमें गवर्नमेंट को इंडिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिखाई दिए, डोमेस्टिक मार्केट हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़े। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया जो कि थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1997 से लेके 2002 तक। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो भी हमारे प्रोसीजर्स थे उनको तो सिंप्लीफाई किया ही था, साथ के साथ जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स और डीजीएफटी के बीच में जो इंटरैक्शन होता था उसको भी कहीं ना कहीं कट डाउन किया था। ठीक है, और ये कट डाउन किस तरह से किया गया, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लगते थे उनको रिड्यूस किया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी एक प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा, वो वेरियस स्टेजेस से होके निकलेगा, तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होता था, जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो भी देर हो जाती, जो ट्रेडिंग प्रोसेस होता था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती थी। तो इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स को कट डाउन करा गया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम टाइम में अच्छे से हो पाए। ठीक, import was further liberalized and there was a promise of intensive efforts to promote exports। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप पूरी तरीके से एनालाइज करिए तो इंडिया की जर्नी क्या रही है, फ्रॉम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं एम्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी जो कि 1997 से 2002 के बीच में आई थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, इट सॉट टू रीइंफोर्स द गेन्स मेड टिल देन बाय रीस्ट्रक्चरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स। 1997 से पहले एक और एग्जिम पॉलिसी आई थी जो कि थी हमारी 1992 की। तो अगर आपको याद है अभी हमने बात करी थी, तो हमने वहाँ पे ईपीसीजी की बात करी थी, ईओयूज की बात करी थी, ईपीजेड्स की बात करी थी। तो ये वेरियस स्कीम्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या एम था कि उनको रीस्ट्रक्चर करें। ठीक है, अगर कुछ इसमें रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो उन इन स्कीम्स में मॉडिफिकेशन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इंट्रोड्यूस्ड फर्दर लिबरलाइजेशन एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द चेंजिंग ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री। तो जो हमारी एग्जिम पॉलिसी थी 1992 की, वहां पे हमने लिबरलाइजेशन की बात तो करी थी, लेकिन वहां पे अभी इतना ज्यादा हम कह सकते हैं ग्रो नहीं करे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेजर एम क्या था कि लिबरलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, साथ के साथ हमें ट्रांसपेरेंसी भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए जो भी ट्रेडिंग प्रोसेस होता है ना, इसमें काफी ज्यादा कह सकते हैं गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप जानते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का यही मतलब है कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहती है तो ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एम्फेसिस वाज आल्सो लेड ऑन स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। तो इस पर्टिकुलर एग्जिम पॉलिसी का क्या एम था कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड तो करना ही है, साथ के साथ अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ग्रो करना है और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बूस्टअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस की अगर ज़रूरत है तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ पाए, जबकि हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज था गारमेंट्स को बनाने में। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या था ना, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन इफेक्टिव वे में कर सकें, राइट।
तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करने की जरूरत है। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पॉलिसी एम्ड एट अचीविंग मच हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज द की रोल प्लेड बाय द SSI सेक्टर इन दिस रेस्पेक्ट। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी का एक और एम था, वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, है ना, जो कि प्रोडक्शन कर सके। और ये प्रोडक्शन कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर की भी हमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी ही। और जब मैन पावर मिल जाएगी, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे और यहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। और पहले के टाइम में हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज या फर्म्स या ऐसी सेटअप्स नहीं हुआ करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही थी जिन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया था। और यहाँ पे इसीलिए उनके की रोल की बात कही गई कि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी ऑफ 1997 टू 2002। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, टू स्पीड अप इंडियाज ट्रांजिशन टू अ ग्लोबली ओरिएंटेड वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपैंडिंग ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। एग्जिम पॉलिसी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बने। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट्स को डिराइव करने की कोशिश करे, जो भी ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करे, अपने आप को एक्सपैंड करे और ग्रोथ की तरफ ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। आई होप ये पॉइंट तो समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एनकरेज अचीविंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। तो अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करना है, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो हमें वहाँ के स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम आगे मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमको इनकरेज करने की जरूरत है कि जो भी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू मेक अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, है ना, अपने कंट्री पीपल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा गया है। कंज्यूमर्स के लिए भी बात करी गई है कि जो भी प्रोडक्ट्स कंपनीज फॉर्म करें, जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएं, एक्सपोर्ट किए जाएं, वो एक रीजनेबल प्राइस पे होने चाहिए विद एक्सीलेंट क्वालिटी। मतलब सीधा सीधा है कि हमें कंज्यूमर तक एक्सीलेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है एट अ रीजनेबल प्राइसेस। ठीक, सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गई होंगी। और आज का हमारा लेसन यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो आज नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे पेपर्स भी आगे शेड्यूल्ड हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मेरा पेपर 17 को है, तो 17 तक थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको रोज वीडियो प्रोवाइड करूँ, थोड़े लेंदी वीडियोस ही प्रोवाइड करूंगी, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स एटलीस्ट कवर हो पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।